माय हार्टलेस लवर एपिसोड 2। अचिंत ने लड़की को अपने आदमियों के हवाले कर दिया और बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। फिर वो खुद से बोला, ऐसी कोई नहीं है जिसको देखकर अचिंत सिंह शेखावत मर मिटे। और किसी की खूबसूरती अचिंत सिंह शेखावत को नहीं हिला सकती। और प्यार जैसी चीज का नाम तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और अचिंत को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर उसने ड्राइवर से कहा, कार मेंशन की तरफ ले लो। ये सुनकर ड्राइवर ने कार अचिंत के घर की तरफ घुमा दी। ड्राइवर ने मेंशन के सामने कार रोक दी, लेकिन वो डर रहा था कि वो अचिंत से कैसे कहे, क्योंकि अचिंत अपनी आंख बंद करके कार की सीट पर सोया था। अगर उसने अचिंत को जगाया तब भी उसकी मौत पक्की है, और अगर नहीं जगाया तो भी वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। और तभी अचिंत अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोला, क्या हुआ, मेंशन आ गया क्या? फिर अचिंत बोला, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सुनकर ड्राइवर ने डर से सर झुका लिया और तभी लकी ने डोर ओपन किया। तो अचिंत बाहर आते हुए बोला, लकी मुझे लगता है इसे जुबान की जरूरत नहीं है। अब तुम सोच लो कि क्या करना है। इतना बोलकर अचिंत अपने मेंशन में चला गया और इधर ड्राइवर लकी की तरफ बेबसी से देखने लगा। लकी बोला, तुम सब जानते हो ना एएसएस को, फिर भी? ये सुनकर ड्राइवर बोला, आप अपना काम कीजिए सर, मैं रेडी हूँ अपनी जुबान कटवाने के लिए। कम से कम इस बार उन्होंने मेरी किसी बेटी को तो टारगेट नहीं किया। ये सुनकर लकी ने अपने एक आदमी की तरफ देखा तो वो ड्राइवर को लेकर चला गया। फिर लकी अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, क्या इनके लिए कोई नहीं है जो इनके दिल में प्यार दया जगा पाए? क्या ये ऐसे ही रहेंगे? इधर अचिंत अपने घर में आया। अचिंत का आलीशान घर किसी राजा के महल से कम नहीं लग रहा था। साइड साइड में बड़े बड़े आलीशान सोफे जिस पर स्पंजी कुशन्स रखे हुए थे। घर पूरा वाइट वाइट चीजों से भरा हुआ था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर अचिंत अपने कमरे में आया। अचिंत का कमरा तो और भी खूबसूरत था। चारों तरफ के वॉल ग्लास के थे। उसके ऊपर वाइट कर्टेन्स लगे हुए थे। रूम के बीच में एक किंग साइज बेड था, जिस पर 4 बड़े बड़े कुशन्स रखे हुए थे। बेड के पीछे वाली दीवार पर अचिंत की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें अचिंत अपनी शर्ट की स्लीव की बटन को पकड़ते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। लेफ्ट साइड में अचिंत का वॉशरूम था और उसके जस्ट साइड में बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें एक तरफ के रोलर में अचिंत के जॉगिंग के कपड़े थे, दूसरे साइड में यूएस का बिजनेस सूट था, तीसरी साइड में उसके कैजुअल कपड़े थे और चौथे साइड में उसके नाइट वेयर कपड़े थे। पांचवें साइड में ऐसे कपड़े थे जिसको अचिंत ने कभी हाथ नहीं लगाया था। ऐसे ही उसके घड़ी के रोलर थे, जूते, स्लीपर, सन ग्लासेस, टाई, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन था अचिंत के पास। अचिंत ने एक नजर अपने रूम को देखा और चुपचाप जाके अपने बिस्तर पर वैसे ही पेट के बल सो गया। कुछ वक्त बाद लकी अचिंत के रूम में आया, क्योंकि सिर्फ लकी को ही अचिंत के रूम में आने की परमिशन थी। जब भी साफ सफाई होती थी तो लकी खुद खड़ा रहता था। लकी आगे अचिंत के जूते उतार देता है और फिर अचिंत को कंबल से कवर करके लाइट ऑफ कर देता है। फिर वो बाहर आकर अचिंत का रूम लॉक करके बोला, एएसएस, क्यों आपने खुद को इतना पत्थर दिल बना लिया है? जब आप 22 साल के थे तब से आपको देख रहा हूँ। वो खुशी कहाँ चली गई? कहाँ गया वो अचिंत जिसके आने से सबके चेहरे खिल जाते थे, जो कभी सबकी जान हुआ करता था? और 5 साल बाद ये अचिंत को देखो, कोई नहीं कह सकता कि ये वही है। आज इनको देखने भर से सबकी रूह कांप जाती है, देखने की छोड़ो, नाम सुनकर भी। फिर वो आंखें बंद करके बोला, काश कोई ऐसा आ जाए जो अचिंत के लाइफ में भी खुशियां ले आए, जो अचिंत को एक बार फिर से प्यार और इंसानियत पर भरोसा दिला पाए। इतना बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। सुबह का वक्त कॉलेज में एक लड़की पेपर पर कुछ पढ़ रही थी कि तभी दूसरी लड़की, जिसकी उम्र 23 के आसपास रही होगी, ब्लैक कलर की जींस पर पिंक कलर की जॉर्जेट कुर्ती पहने हुए, उसने अपने बालों को पोनी स्टाइल में बंद कर रखा था और फेस पर थोड़ा मेकअप था, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो पेपर पढ़ रही थी। लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रख के बोली, यार रूही, क्या देख रही है तू कब से? तभी पेपर पढ़ रही रूही पलट गई। उसकी उम्र लगभग 21 साल रही होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा, आंखों पर बड़ी बड़ी पलक, छोटा सा चेहरा, उसके पिंक कलर के हॉट शेप होंठ, गोरा रंग, होठों के पास एक काला तिल जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। उसके बड़े बड़े भूरे रेशमी बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, लेकिन उसने अभी चोटी बना रखी थी। लेकिन आगे के कुछ बाल उसके कर्ल थे और बार बार उसके गोरे से सुंदर से फेस पर आ रहे थे। हाइट उसकी लगभग 5 फीट 3 इंच रही होगी। डार्क ग्रीन कलर का फुल स्लीव का अनारकली सूट पहना था, जो उसके गोरे हाथ और गोरा बदन और भी निखर रहा था।
उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी उसके ऊपर फिदा होने से खुद को ना रोक पाए। कुल मिलाकर रूही को पूरी तरह से कोई अप्सरा कह सकते हैं। वो बोली, यार श्रेया, देखना हमारा एनुअल फंक्शन है और तू जानती है ना कि मुझे जल्दी जाना है घर, इसलिए सोच रही थी कि मेरा परफॉर्मेंस पहले हो जाए, लेकिन ये देखना मेरा तो आखिरी कर दिया है, तब तक तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। और तभी पीछे से एक लड़की आई जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पर रेड कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए थी और अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, लेकिन वो भी अच्छी लग रही थी। लेकिन रूही के आगे तो सबकी खूबसूरती बेकार थी। वो रूही और श्रेया के पास आके बोली, यार मैंने सुना है कि कोई नए और बहुत ही हाई क्लास के पर्सन आने वाले हैं और तेरा परफॉर्मेंस हर साल अच्छा होता है, इसलिए तुझे आखिरी में रखा गया है जब वो आएंगे। ये सुनकर श्रेया बोली, वैसे तन्वी, तुझे किसने कहा ये सब? ये सुनकर तन्वी बोली, मैंने खुद सुना प्रिंसिपल को मैनेजर से बात करते हुए। ये बात वो चीखते हुए बोली। ये सुनकर रूही उसके सिर पर मारते हुए बोली, तेरी आदत कब जाएगी चुपके चुपके लोगों की बात सुनने की? ये सुनकर तन्वी अपना सिर सहलाकर बोली, यार जब अपनी बात हो तो सुन लेना चाहिए। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर रूही बोली, तन्वी, श्रेया यार, अब चलना चाहिए। तुझे तो पता है ना कि मुंबई की ट्रैफिक, और अगर ज्यादा हुआ तो ट्रेन से जाना पड़ेगा घर, और लोकल ट्रेन का रश मैं नहीं झेल सकती हूँ। ये सुनकर सबने हाँ में सर हिलाया और रूही के साथ कॉलेज से बाहर आ गए। और तभी रूही, श्रेया और तन्वी के सामने तीन लड़के आकर खड़े हो गए। उनको देखकर तन्वी बोली, ये फिर से आ गए, लगता है कि पिछली बार की बेइज्जती भूल गए हैं। ये सुनकर रूही बोली, भूल गए तो क्या हुआ, हम है ना फिर से याद दिलाने के लिए। क्यों? रूही ने ये कहा ही था कि तीनों एक साथ हंसने लगे। और ये देखकर सामने खड़े लड़के में से एक आगे आके बोला, तुम जानती नहीं हो मुझे रूही सिंघानिया, मैं क्या चीज हूँ। ये सुनकर रूही बोली, हाँ जानती हूँ ना, अभी एग्जाम में चीट करते हुए पकड़े गए और रस्टिकेट हो गए थे, वही हो ना तुम। फिर तन्वी आगे आके दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके बोली, और तुम वही हो ना जो गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए थे और गर्ल्स ने तुम्हें चोर समझकर पीट दिया था। ये सुनकर लड़कों का गुस्सा बहुत बढ़ गया। फिर पहला वाला रूही का हाथ पकड़ने के लिए आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे पलटकर उसकी पीठ से लगाकर मोड़ दिया। और रूही बोली, रूही की मासूमियत पर मत जाना, समझे? नहीं तो उस दिन तो सिर्फ तुम्हें सबके सामने मुर्गा बनाया था, अब की बार तुम्हारे इस फटेले चेहरे पर कालिक लगाकर कॉलेज में घुमा दूंगी, समझ आई ना? इतना बोलकर रूही ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। शरद और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाकर रूही, श्रेया और तन्वी अपने घर चली गई थी। तभी शरद के साथ जो दूसरा लड़का था वो आगे आया और बोला, शरद यार, ये सब तो हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाकर चले गए, हम ऐसे ही उनको छोड़ दें? ये सुनकर शरद गुस्से में बोला, नहीं निखिल, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर तीसरा लड़का आगे आकर बोला, फिर क्या करेंगे शरद हम? शरद अपनी एक आईब्रो उठा के बोला, सचिन, ये लड़की बहुत तेज है ना, कभी खुद को हाथ नहीं लगाने देती ना। ये रूही सिंघानी है तो अब बस तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ, बस एनुअल फंक्शन का इंतजार कर। इतना बोलकर शरद डेविल स्माइल करने लगा और खुद से बोला, फिर देखता हूँ कि तुम्हारा कितना हाथ चलता है और तुम्हें कौन बचाता है। रूही का घर। रूही घर आई तो देखा उसके पापा हरिश्चंद्र और उसके चाचा हरिकांत सिंघानिया सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। और रूही को देखकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और तभी उसकी चाची विद्या जी और उसकी मामी शोभा जी किचन से बाहर आए। विद्या जी हरिकांत जी से बोली, देखिए अभी तक रूही नहीं आई है। ये सुनकर हरिकांत जी ने सामने इशारा किया तो विद्या जी रूही को देखकर बोली, बेटा जा, तेरी स्वीटी दी तुझे बुला रही है। स्वीटी विद्या जी और हरिकांत जी की बेटी है, लेकिन रूही से बड़ी है। और तभी सामने से एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 रही होगी, देखने में काफी हैंडसम था। वो रूही की तरफ आकर बोला, रूही, स्वीटी के कमरे में चल बात करनी। ये सुनकर रूही को अजीब लगा तो वो लड़के की तरफ देख के बोली, रोहन भैया, मेरा जन्मदिन भी नहीं है और न मेरा रिजल्ट आया है, फिर आप सबको मुझसे ही बात क्यों करनी है? रोहन रूही का बड़ा भाई। और तभी दूसरा लड़का भी आया, वो भी लगभग रोहन की ही उम्र का था। वो बोला, क्योंकि तेरी क्लास जो लेनी है। उसे देखकर रूही मुंह बनाकर बोली, राहुल भैया, अगर आप भूल रहे हैं तो आपको बता दूं कि जब आपके नंबर कम आते हैं तब आपकी भी क्लास लगती है। राहुल विद्या जी का बेटा है। और तभी एक 6 साल का छोटा सा लड़का रूही के पास दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी आप कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर रूही उसके सामने बैठकर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे देती है और बोली, मेरा छोटा सा क्रिश, इसलिए ही तो दीदी को याद किया ना। चॉकलेट लेते हुए क्रिश बोला, आप मेरी सबसे प्यारी दी हो। इतना बोलकर कृष्ण ने रूही के गाल पर एक किस किया और कमरे की तरफ भाग गया।
कृष विद्या जी का छोटा बेटा है। फिर रूही सबकी तरफ देख के बोली, मैं दी से मिलकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली गई। रूम में जाके देखा तो स्वीटी गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी। ये देखकर रूही को बुरा लगा तो वो पीछे से स्वीटी को पकड़कर बोली, मेरी स्वीटू दी को क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? ये सुनकर स्वीटी पलट कर रूही को अपने पास बैठाकर बोली, यही तो बात है ना रूही कि तुझे कुछ पता ही नहीं होता है कि घर में क्या चल रहा है। ये सुनकर रूही कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और तभी रोहन और राहुल अंदर आ गए और रोहन बोला, देख रूही, जो बात हम तुझसे करने जा रहे हैं ध्यान से सुन। पहली बात तो हम समझ रहे हैं तेरी भावना को, लेकिन तू बिना बात समझे रिएक्ट मत करना। ये सुनकर रूही भी सीरियस हो गई और बोली, क्या बात है भैया, आप सब ऐसे बात कर रहे हैं, कोई गंभीर बात है क्या? राहुल रूही का हाथ पकड़कर बोला, देख रूही, हमें पता है कि तू सच का साथ देती है और कभी नहीं डरती, लेकिन अभी बात हमारी फैमिली की है, तो अब हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना है। रूही सबकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और तभी रोहन बोला, तुझे याद है ना कि पापा और चाचा जब इंदौर से लौट रहे थे तब एएसएस के आदमी ने एक आदमी को मार दिया था और पापा और चाचा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर रूही बोली, हाँ लेकिन आज ये सब बात मुझे भी याद है कि पापा और चाचा जी उसके हाई विटनेस हैं। ये सुनकर रोहन बोला, रूही कल डेट है केस की, तो हो सकता है कि आज एएसएस के आदमी आए और पापा और चाचा को धमकी दे, लेकिन तू कुछ मत बोलियो। ये सुनकर रूही थोड़ा गुस्से में बोली, लेकिन ऐसे कैसे वो कुछ भी करेंगे और हम चुप बैठेंगे? ये सुनकर रूही थोड़ा गुस्से में बोली, लेकिन ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे और हम चुप बैठेंगे? ये सुनकर स्वीटी बोली, यही बात मैं समझ रही हूँ कि हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सुनकर राहुल बोला, अब तुम सब शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानियों। जब रोहन को कुछ समझ नहीं आया तो वो सख्ती से बोला, रूही और स्वीटी, मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, कोई भी बीच में नहीं आएगा, अब चुपचाप खाना खाने चलो। ये सुनकर ना चाहते हुए भी रूही और स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप खाने के लिए डिनर टेबल पर आ गए। सब खाना खा रहे थे, लेकिन रूही के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर एएसएस इतना बुरा क्यों है। रूही ने आज तक एएसएस को कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट रूही की फैमिली में किसी ने भी एएसएस को नहीं देखा था। रूही ने सोच लिया कि जैसा रोहन और राहुल ने कहा है वैसा ही करेगी। इतना सोचकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाकर स्वीटी और रूही अपने रूम में चली गई। इधर हरिश्चंद्र जी और हरिकांत जी आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तभी बेल बजा। ये देखकर शोभा जी दरवाजा खोलने के लिए गई और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो शॉक्ड हो गए। हरिकांत जी बोले, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं, कौन है सामने? शोभा जी कुछ बोलती तभी एक आदमी आया और उसके पीछे अचिंत ब्लू कलर की शर्ट पर व्हाइट कलर का पैंट और फॉर्मल शूज पहने हुए अंदर आया। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए और तभी स्वीटी ने भी रूम से अचिंत को देखा और बोली, रूही ये कौन है यार, बड़ा ही हैंडसम है। ये सुनकर रूही भी उसे देखने के लिए कमरे के दरवाजे पर आ गई। वो भी अचिंत को एक बार के लिए देखते ही रह गई। सच में नॉर्मल कपड़ों में भी अचिंत कमाल लग रहा था। और तभी अचिंत के पीछे से लकी आया और बोला, पहचाना नहीं आप सबने, ये है हमारे एएसएस। अचिंत का नाम सुनकर एक बार के लिए सबकी सांस सूख गई और अचिंत चुपचाप आकर सोफे पर बैठा और हरिश्चंद्र जी की तरफ देख के बोला, बैठ जाइए सिंघानिया जी, आप ही का घर है, अभी है अब आगे रहे न रहे। ये सुनकर हरिश्चंद्र जी बोले, ये क्या बदतमीजी है, आप सब ऐसे हमारे घर में, वो भी इतनी रात में? ये सुनकर अचिंत सामने रखी रूही की बुक्स को देखकर बोला, सच आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन अब मेरी क्या गलती थी सिंघानिया जी? वो आदमी मेरे सामने आके मुझे चैलेंज कर रहा था, उसे मेरे काम से बहुत प्रॉब्लम थी। ये सुनकर हरिकांत जी बोले, वो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था और कोई आवाज उठाए न उठाए हम जरूर उठाएंगे। ये सुनकर अचिंत ने एक नजर हरिकांत जी को देखा और लकी की तरफ देख के बोला, लकी एक मिडिल क्लास आदमी की सबसे प्यारी चीज बताओ। लकी बोला, उसका परिवार एएसएस और उसका घर। ये सुनकर अचिंत अपनी उंगलियां देखते हुए बोला, तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? ये सुनकर लकी ने अपने आदमी की तरफ इशारा किया तो उसके आदमी बिना सोचे समझे घर का सामान तोड़ने लगे। ये देखकर रोहन बोला, ये सब क्या है, चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और राहुल भी आ गया। राहुल और रोहन को देखकर अचिंत बोला, ओहो, तो बुढ़ापे की लाठियां भी यही हैं। इतना बोलकर अचिंत ने लकी की तरफ देखा और लकी ने अपने आदमियों की तरफ, और फिर सारे आदमी रोहन और राहुल को मारने लगे। रोहन और राहुल भी खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अचिंत के आदमियों के सामने टिकना आसान कहाँ है। ये देखकर शोभा जी और विद्या जी आगे आके सबको रोकने लगी तो अचिंत के आदमियों ने उन्हें ढकेल दिया, जिससे वो गिर गई। अचिंत के आदमी हरिश्चंद्र और हरिकांत जी को भी धक्का दे रहे थे और मार रहे थे।
ये देखकर रूही बोली, दी आप क्रिश को देखो, मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और रूही जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक तरफ कुछ गुंडे रोहन और राहुल को मार रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ गुंडे हरिश्चंद्र जी और हरिकांत जी को घसीट रहे थे। और अचिंत चुपचाप सोफे पर शांत से बैठकर ये सब देख रहा था कि अचानक वहां रूही आ गई और गुंडों को धकेलकर अपने पापा को उठाने लगी। वो रोए जा रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसे पकड़ के धकेल दिया। रूही फिर उठी और गुंडों को धकेलकर बोली, छोड़ दीजिए मेरे पापा और चाचा जी को, प्लीज मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। वो रो रही थी लेकिन उसकी पीठ अचिंत की तरफ थी और अचिंत इरिटेट हो रहा था। रूही के बाल खुले हुए थे जो कमर तक आ रहे थे। फिर अचानक अचिंत उठा और रूही की तरफ बढ़ गया। अचिंत ने रूही को पीछे से बालों से पकड़ लिया और पीछे की तरफ घसीटकर दूर ले आया, फिर उसे अपनी तरफ पलट दिया। अचिंत के हाथ रूही के बालों पर और अचिंत ने उसे अपनी तरह पलट दिया था, लेकिन रूही के बाल इतनी सिल्की थे कि रूही का चेहरा अचिंत की तरफ होकर भी अचिंत को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके बाल उसके गाल पर आ रहे थे। लेकिन अचिंत की नजर रूही की आंखों पर थी, बड़ी बड़ी आंखें जो रोने से लाल हो गई थी। उसके ऊपर उसकी बड़ी बड़ी भीगी पलकें, रोने से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अचिंत अभी रूही को देख ही रहा था कि रूही के बाल उसके चेहरे पर से फिसल गए और ऐसा होते ही अचिंत को रूही का पूरा चेहरा दिखाई देने लगा। रूही की खूबसूरती, रोने से उसकी लाल हुई आंखें, गाल, नाक और होंठ सब लाल हो गए थे और अचिंत की नजर रूही के होंठ पर ही टिक गई। वो चाह के भी नजर रूही से नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम सा गया हो। आज अचिंत का दिल पहली बार किसी को देखकर जोरों से धड़क रहा था और रूही अचिंत के हाथ को बार बार अपने बालों पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अचिंत तो रूही की खूबसूरती में खो गया था। आखिर कैसा होगा एरोगेंट, गुस्सैल और घमंडी अचिंत सिंह शेखावत के एटीट्यूड पर रूही की खूबसूरती और मासूमियत का असर? ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।